जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूं द करंट अफेयर्स टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस के अंदर द म्यांमार क्राइसिस की, और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ सकता है। और हाल ही में अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो करते हो तो आर्टिकल्स इसके बारे में बहुत पब्लिश हो रहे हैं कि मणिपुर के जो सीएम है उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से आग्रह किया है कि वो ये एफएमआर व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए, फ्री मूवमेंट रीजन को ख़त्म कर दिया जाए, जिससे जो ये शरणार्थी की समस्या जो आने वाली है, जो हो रही है उत्तर पूर्वी राज्यों में, खासकर मणिपुर के अंदर, उससे निजात पाया जा सके। हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर एफएमआर व्यवस्था क्या है, और साथ साथ हम जानने वाले हैं कि मणिपुर के अंदर आजकल चल क्या रहा है। और साथ साथ हम एक ऐसी व्यवस्था के बारे में हम जानने वाले हैं जिसके तहत मणिपुर के अंदर जो शरणार्थी है वो जो अराजक स्थिति फैलाने का प्रयास कर सकते हैं, उसको भी हम समझेंगे। और साथ साथ म्यांमार के अंदर तो तानाशाही व्यवस्था लगाई गई है 1 फरवरी 2021 को, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है भारत पर, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है भारत और म्यांमार के संबंधों पर। अभी हाल ही में अगर आपने करंट अफेयर लगातार आप फॉलो करते हो तो आपने सुना होगा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से कि या तो आप एफएमआर व्यवस्था को ख़त्म कर दो, या फिर सीमा पर अराकान जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उसके आसपास फेंसिंग कर दीजिए या बाड़ लगा दी जाए। अब ऐसा वो क्यों रहे हैं उसको समझ लेते हैं। अब एफएमआर व्यवस्था क्या है उसको भी समझते हैं। उससे पहले हम एक मैप के थ्रू एक कंसेप्ट समझेंगे। म्यांमार आपको दिख रहा होगा, और साथ साथ ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। सातों को हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की संज्ञा देते हैं। मणिपुर के में क्या स्थिति चल रही है, अगर आपको सामने मैप में दिख रहा हो तो आप आराम से देख सकते हैं कि एक पिंक लाइन दिख रही होगी। पिंक लाइन क्या है? पिंक लाइन दिखा रही है आपकी पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? अराकान पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे पर्वत है, और इसी पर्वत के आसपास बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती सालों से रहते आ रही हैं। ये पहाड़ी जनजातियाँ आपस में बहुत ही बड़े संबंधों से, बहुत पुराने संबंधों से जुड़ी हुई है। चाहे मैं बात करूँ सांस्कृतिक संबंधों की, चाहे मैं बात करूँ भाषाई संबंधों की, चाहे मैं बात करूँ वैवाहिक संबंधों की। इन जनजातियों के मध्य जो संबंध है बहुत पुराना है, प्राचीन है, सालों से चलता आ रहा है। इनकी अपनी भाषा है, अपने रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं, और इनको ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। भारत से बहुत सारी जनजातियाँ जो है म्यांमार की जो आसपास की जनजातियाँ, उनसे संबंध साधे हुए हैं, क्योंकि इनके भी वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके हैं। यहाँ से वधू वर का आदान प्रदान चलता ही रहता है। साथ साथ ये एक कल्चरल बॉन्ड के तहत भारत और म्यांमार के संबंधों के बीच में बहुत बड़ी भूमिका निभाते आ रहे हैं और निभाते आएंगे। अब एफएमआर व्यवस्था क्या है उसको समझ लेते हैं। एफएमआर व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रीजन, या इसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त संचलन व्यवस्था के तहत, अगर आप चाहे वो आप पहाड़ी जनजातियाँ हों, या भारत के नागरिक हों, या म्यांमार के नागरिक हों, अगर पहाड़ी जनजातियाँ हैं तो आप 16 किलोमीटर के भीतर यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक वैधता, मतलब कि एक आपको परमिट लेना पड़ेगा, और वो जो परमिट होगा वो प्रति यात्रा पर आपको 2 सप्ताह तक वहाँ पर रहने की इजाज़त दे सकता है, यदि आप जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है तो। और ये जो नीति थी आपकी एफएमआर व्यवस्था, हमारी एक्ट ईस्ट नीति के तहत लागू की गई थी, जिसके तहत भारत अपने पूर्वी देशों से साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है, जिसमें म्यांमार भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि एफएमआर व्यवस्था इन जनजातीय लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनको परमिट लेना पड़ता है, और परमिट लेने के साथ ये स्वतंत्र रूप से आवाजाही कर सकते हैं। बस इसकी वैधता क्या होती है? 1 साल की, और 2 हफ्तों तक लगातार वहाँ पे वो कार्य कर सकते हैं जिस काम के लिए वो जा रहे हैं, चाहे वो म्यांमार से भारत की हो, चाहे वो भारत से म्यांमार की हो। और इसका संबंध म्यांमार से भी है। अगर आपने देखा हो तो अभी रिसेंटली क्या कहते हैं, म्यांमार के अंदर सैनिक सत्ता कर दी गई है, जिसके तहत लगभग 21,000 लोगों को डिटेन कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, और 3200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया या उनकी हत्या करा दी गई है। आंग सांग सू की आपको दिख रहे होंगे सामने, एक बहुत ही कद्दावर नेता थी हमारी, है
आपकी म्यांमार की, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। 2010 से पहले ये म्यांमार के अंदर डिटेन थी, लगभग 16-15 सालों तक डिटेन थी, उनको नज़रबंद करके रखा गया था। और 2014 के चुनावों में ये एक बहुत ही कद्दावर नेता के रूप में म्यांमार के सत्ता में आती हैं, सत्ता संभालती हैं। और 2020 के चुनाव में दोबारा से ये सत्ता में आती है। 2010 से पहले इनको डिटेन किया गया था सैनिक शासन के दौरान। तो म्यांमार जो है बहुत ही अराजक स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पे सैनिक सैनिक शासन लगा दिया गया है। वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित है, या आप कह सकते हैं वहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है। एक आम आदमी सरकार के खिलाफ अपनी ना इच्छा प्रकट नहीं कर सकता है। अगर ऐसा वो करता है तो क्या होता है, उसको या तो डिटेन कर दिया जाता है या उसकी हत्या करा दी जाती है। तो जो आंग सान सूकी है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिनिधित्व कर रही थी, वो सैनिक तख्तापलट के दौरान उनको हटा दिया गया है। और उनके साथ साथ इनके जो बिन मियाँ थे उनको भी अरेस्ट कर दिया गया है। फिलहाल में जो मेन सू हैं, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं म्यांमार के अंदर। और सबसे अगर आप देखा जाए तो जो जनरल्स हैं तानाशाही के, वो म्यांमार की तानाशाही में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ सकता है या पड़ने की संभावना है? जब एफएमआर व्यवस्था लागू की जा चुकी है तो इसके तहत बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं, म्यांमार छोड़कर भारत की ओर प्रस्थान करेंगे, आएंगे। तो इसका प्रभाव सीधा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, भारत के पास जो रिसोर्सेज हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, जॉब्स पर प्रभाव पड़ेगा, साथ साथ वहाँ पर असामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। असामाजिक गतिविधियों का कहना मतलब मेरा यह है, देह व्यापार, चाहे हम बात कर ले, चाहे हम मर्डर्स की बात कर ले, चोरी चकारी, इन सब की हम बात कर रहे हैं। जैसे ही लोग भारत की तरफ आएंगे, क्योंकि एफएमआर व्यवस्था के तहत लागू की जा चुकी है, और किस क्या आइडेंटिटी, कौन सी जनजाति है लोग है, कौन जनजातीय लोग है, इसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों की भाषाई आधार पर पहचान नहीं की जा सकती है। तो जब ये लोग भारत की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर शरणार्थी की समस्या बढ़ रही है, वहाँ पे बहुत सारे कैंप्स लगाए जा रहे हैं, लगाते आए हैं। तो इसी पर चिंतित है हमारे मणिपुर के मुख्यमंत्री, और वो कह रहे हैं कि एफएमआर व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ पर जल्द से जल्द शरणार्थी की समस्या को हल किया जा सके। अगर आपको पता हो 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी, जिसमें एक नव बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो बहुत सारे शरणार्थी असम की ओर भी प्रस्थान किए थे, और आज तक वो समस्या एक समस्या बनी हुई है। फिलहाल उस पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन वो कभी भी दोबारा से आग पकड़ सकती है। और भारत नहीं चाहेगा कि वो अब मणिपुर के अंदर भी एक ऐसे ही स्थिति का सामना उनको करना पड़े। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा मणिपुर के अंदर बहुत बड़ी हिंसा हुई थी ट्राइब्स के बीच में। तो वो ट्राइब्स जब इन ट्राइब्स के साथ मिलेंगी तो वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध भी छिड़ सकता है। तो भारत के, चाहे भारत की बात की जाए, म्यांमार की बात करो, तो इनके संबंधों के बीच में एक बहुत बड़ा एक पिन पॉइंट हो सकता है, जिससे भारत को म्यांमार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने एफएमआर व्यवस्था समझ लिया, म्यांमार में जो सैनिक तख्तापलट चल रही है उसको आपने समझ लिया है कि क्या हुआ है म्यांमार के अंदर। आंग सान सू की फिलहाल डिटेन कर दी जा चुकी है, और म्यांमार के अंदर सैनिक शासन लगा दिया जा चुका है 1 फरवरी 2021 को। अभी आपने अगर न्यूज़ पेपर कंटिन्यू फॉलो करते हो, लगभग 22 लोगों को आंग सान सूकी की बर्थडे बनाने के लिए उनको गिरफ्तार भी किया गया था। वैसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा है, डेमोक्रेसी का फेस है, तो कोई भी तानाशाह या सैनिक शासन नहीं चाहेगा कि उसको बढ़ावा मिले और लोग उसके पक्ष में आए। तो इसीलिए उनको डिटेन किया गया था, और आंग सान सू की अब फिलहाल गद्दी से या शासन से बाहर है। अब देखते हैं कुछ इसमें अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा द करंट अफेयर्स टॉक में द सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस के थ्रू। और मिलेंगे आप अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूं द करंट अफेयर्स टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस के अंदर द म्यांमार क्राइसिस की, और भारत
पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ सकता है। और हाल ही में अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो करते हो तो आर्टिकल्स इसके बारे में बहुत पब्लिश हो रहे हैं कि मणिपुर के जो सीएम हैं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से आग्रह किया है कि वो ये एफएमआर व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए, फ्री मूवमेंट रीजन को ख़त्म कर दिया जाए, जिससे जो ये शरणार्थी की समस्या जो आने वाली है, जो हो रही है उत्तर पूर्वी राज्यों में, खासकर मणिपुर के अंदर, उससे निजात पाया जा सके। हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर एफएमआर व्यवस्था क्या है, और साथ साथ हम जानने वाले हैं कि मणिपुर के अंदर आजकल चल क्या रहा है, और साथ साथ हम एक ऐसी व्यवस्था के बारे में हम जानने वाले हैं जिसके तहत मणिपुर के अंदर जो शरणार्थी है वो जो अराजक स्थिति फैलाने का प्रयास कर सकते हैं, उसको भी हम समझेंगे। और साथ साथ म्यांमार के अंदर तो तानाशाही व्यवस्था लगाई गई है 1 फरवरी 2021 को, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है भारत पर, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है भारत और म्यांमार के संबंधों पर। अभी हाल ही में अगर आपने करंट अफेयर लगातार आप फॉलो करते हो तो आपने सुना होगा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से कि या तो आप एफएमआर व्यवस्था को ख़त्म कर दो, या फिर सीमा पर अराकान जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उसके आसपास फेंसिंग कर दीजिए या बाड़ लगा दी जाए। अब ऐसा वो क्यों रहे हैं उसको समझ लेते हैं। अब एफएमआर व्यवस्था क्या है उसको भी समझते हैं। उससे पहले हम एक मैप के थ्रू एक कंसेप्ट समझेंगे। म्यांमार आपको दिख रहा होगा, और साथ साथ ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सातों को हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की संज्ञा देते हैं। मणिपुर के में क्या स्थिति चल रही है, अगर आपको सामने मैप में दिख रहा हो तो आप आराम से देख सकते हैं कि एक पिंक लाइन दिख रही होगी। पिंक लाइन क्या है, पिंक लाइन दिखा रही है आपकी पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? अराकान पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे पर्वत है, और इसी पर्वत के आसपास बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती है, सालों से रहते आ रही हैं। ये पहाड़ी जनजातियाँ आपस में बहुत ही बड़े संबंधों से, बहुत पुराने संबंधों से जुड़ी हुई है। चाहे मैं बात करूँ सांस्कृतिक संबंधों की, चाहे मैं बात करूँ भाषाई संबंधों की, चाहे मैं बात करूँ वैवाहिक संबंधों की। इन जनजातियों के मध्य जो संबंध है बहुत पुराना है, प्राचीन है, सालों से चलता आ रहा है। इनकी अपनी भाषा है, अपने रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं, और इनको ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। भारत से बहुत सारी जनजातियाँ जो है म्यांमार की जो आसपास की जनजातियाँ, उनसे संबंध साधे हुए हैं, क्योंकि इनके भी वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके हैं। यहाँ से वधू वर का आदान प्रदान चलता ही रहता है। साथ साथ ये एक कल्चरल बॉन्ड के तहत भारत और म्यांमार के संबंधों के बीच में बहुत बड़ी भूमिका निभाते आ रहे हैं और निभाते आएंगे। अब एफएमआर व्यवस्था क्या है उसको समझ लेते हैं। एफएमआर व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रीजन, या इसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त संचलन व्यवस्था के तहत, अगर आप चाहे वो आप पहाड़ी जनजातियाँ हों, या भारत के नागरिक हो, या म्यांमार के नागरिक हो, अगर पहाड़ी जनजातियाँ हैं तो आप 16 किलोमीटर के भीतर यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक वैधता, मतलब कि एक आपको परमिट लेना पड़ेगा, और वो जो परमिट होगा वो प्रति यात्रा पर आपको 2 सप्ताह तक वहाँ पर रहने की इजाज़त दे सकता है, यदि आप जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है तो। और ये जो नीति थी आपकी एफएमआर व्यवस्था, हमारी एक्ट ईस्ट नीति के तहत लागू की गई थी, जिसके तहत भारत अपने पूर्वी देशों से साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है, जिसमें म्यांमार भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि एफएमआर व्यवस्था इन जनजातीय लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनको परमिट लेना पड़ता है, और परमिट लेने के साथ ये स्वतंत्र रूप से आवाजाही कर सकते हैं। बस इसकी वैधता क्या होती है, 1 साल की, और 2 हफ्तों तक लगातार वहाँ पे वो कार्य कर सकते हैं जिस काम के लिए वो जा रहे हैं, चाहे वो म्यांमार से भारत की ओर, चाहे वो भारत से म्यांमार की ओर। और इसका संबंध म्यांमार से भी है। अगर आपने देखा हो तो अभी रिसेंटली क्या कहते हैं, म्यांमार के अंदर सैनिक सत्ता कर दी गई है, जिसके तहत लगभग 21,000 लोगों को डिटेन कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, और 3200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया या उनकी हत्या करा दी गई है। आंग सान सू की आपको दिख रहे होंगे सामने, एक बहुत ही कद्दावर नेता थी हमारी, है आपकी म्यांमार की, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। 2010 से पहले ये म्यांमार के अंदर डिटेन थी, लगभग 16-15 सालों तक डिटेन थी, उनको नज़रबंद करके रखा गया था। और 2014 के चुनावों में ये एक बहुत ही कद्दावर नेता के रूप में म्यांमार के सत्ता में आती हैं, सत्ता संभालती हैं, और 2020 के चुनाव में दोबारा से ये सत्ता में आती है।
2010 से पहले इनको डिटेन किया गया था सैनिक शासन के दौरान। तो म्यांमार जो है बहुत ही अराजक स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पे सैनिक सैनिक शासन लगा दिया गया है। वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित है, या आप कह सकते हैं वहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है। एक आम आदमी सरकार के खिलाफ अपनी ना इच्छा प्रकट नहीं कर सकता है। अगर ऐसा वो करता है तो क्या होता है, उसको या तो डिटेन कर दिया जाता है या उसकी हत्या करा दी जाती है। तो जो आंग सान सूकी है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिनिधित्व कर रही थी, वो सैनिक तख्तापलट के दौरान उनको हटा दिया गया है। और उनके साथ साथ इनके जो बिन मियाँ थे उनको भी अरेस्ट कर दिया गया है। फिलहाल में जो मेन सू हैं, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं म्यांमार के अंदर। और सबसे अगर आप देखा जाए तो जो जर्नल्स हैं तानाशाही के, वो म्यांमार की तानाशाही में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ सकता है या पड़ने की संभावना है? जब एफएमआर व्यवस्था लागू की जा चुकी है तो इसके तहत बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं, म्यांमार छोड़कर भारत की ओर प्रस्थान करेंगे, आएंगे। तो इसका प्रभाव सीधा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, भारत के पास जो रिसोर्सेज हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, जॉब्स पर प्रभाव पड़ेगा, साथ साथ वहाँ पर असामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। असामाजिक गतिविधियों का कहना मतलब मेरा यह है, देह व्यापार, चाहे हम बात कर ले, चाहे मर्डर्स की बात कर ले, चोरी चकारी, इन सब की हम बात कर रहे हैं। जैसे ही लोग भारत की तरफ आएंगे, क्योंकि एफएमआर व्यवस्था के तहत लागू की जा चुकी है, और किस क्या आइडेंटिटी, कौन सी जनजाति है लोग है, कौन जनजातीय लोग है, इसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों की भाषाई आधार पर पहचान नहीं की जा सकती है। तो जब ये लोग भारत की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर शरणार्थी की समस्या बढ़ रही है, वहाँ पे बहुत सारे कैंप्स लगाए जा रहे हैं, लगाते आए हैं। तो इसी पर चिंतित है हमारे मणिपुर के मुख्यमंत्री, और कह रहे हैं कि एफएमआर व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ पर जल्द शरणार्थी की समस्या को हल किया जा सके। अगर आपको पता हो 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी, जिसमें एक नव बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो बहुत सारे शरणार्थी असम की ओर भी प्रस्थान किए थे, और आज तक वो समस्या एक समस्या बनी हुई है। फिलहाल उस पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन वो कभी भी दोबारा से आग पकड़ सकती है, और भारत नहीं चाहेगा कि वो अब मणिपुर के अंदर भी एक ऐसे ही स्थिति का सामना उनको करना पड़े। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा मणिपुर के अंदर बहुत बड़ी हिंसा हुई थी ट्राइब्स के बीच में। तो वो ट्राइब्स जब इन ट्राइब्स के साथ मिलेंगी तो वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध भी छिड़ सकता है। तो भारत के, चाहे भारत की बात की जाए, म्यांमार की बात करो, तो इनके संबंधों के बीच में बहुत बड़ा एक पिन पॉइंट हो सकता है, जिससे भारत को म्यांमार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने एफएमआर व्यवस्था समझ लिया, म्यांमार में जो सैनिक तख्तापलट चल रही है उसको आपने समझ लिया है कि क्या हुआ है म्यांमार के अंदर। आंग सान सू की फिलहाल डिटेन कर दी जा चुकी है, और म्यांमार के अंदर सैनिक शासन लगा दिया जा चुका है 1 फरवरी 2021 को। अभी आपने अगर न्यूज़ पेपर कंटिन्यू फॉलो करते हो, लगभग 22 लोगों को आंग सान सूकी की बर्थडे बनाने के लिए उनको गिरफ्तार भी किया गया था। वैसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा है, डेमोक्रेसी का फेस है, तो कोई भी तानाशाह या सैनिक शासन नहीं चाहेगा कि उसको बढ़ावा मिले और लोग उसके पक्ष में आए। तो इसीलिए उनको डिटेन किया गया था, और आंग सान सू की अब फिलहाल गद्दी से या शासन से बाहर है। अब देखते हैं कुछ इसमें अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा द करंट अफेयर्स टॉक में द सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस के थ्रू। और मिलेंगे आप अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।